गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे आप सब। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम इन दिस चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है ना। अब बच्चों बात आती है कि व्हाई वी हैव कैटेगराइज दीज इन्फेक्शियस एजेंट। जरा इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। व्हाई कैटेगराइज इन्फेक्शियस एजेंट, क्या जरूरत पड़ी, व्हाट इज द नीड। कि हमने अभी आपको एक कैटेगराइजेशन बताया कि बैक्टीरिया होता है, उसका ये स्ट्रक्चर होता है, उसमें एंटीबायोटिक काम करता है। जब हम वायरस पढ़ा रहे हैं, वायरस का ये स्ट्रक्चर होता है उसमें। दैट मीन्स डिफरेंट इन्फेक्शियस एजेंट दे आर काजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ द डिसीज। ऐसा क्यों हुआ कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर हेयर टू मेक देम कैटेगराइज। ठीक है ना। सबसे पहली बात आती है कि हम बच्चों ये बात कर लेते हैं कि हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किस तरह का ट्रीटमेंट देना है। सो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमको कैटेगराइज करने का, इट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्या है ये? इट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्यों है? क्योंकि हमें ट्रीट करना है पर्टिकुलर डिसीज को। डिसाइड कैसे करेंगे? तो उनको हम क्या करेंगे? कैटेगराइज कर लेंगे। ठीक है ना। इट इज फैक्टर इन डिसाइडिंग कि हम डिसाइड करते हैं द काइंड ऑफ द ट्रीटमेंट, द काइंड ऑफ द ट्रीटमेंट, कि ट्रीटमेंट कैसी मिले वो हम डिसाइड करते हैं इस कैटेगराइजेशन से। फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं, कि हमारे पास बैक्टीरिया है, ठीक है, हमारे पास वायरसेस हैं, हमारे पास फंगाई है, हमारे पास वर्म्स हैं, हमारे पास प्रोटोजोन्स हैं। ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं हमारे पास। क्या है ये? डिफरेंट ग्रुप्स हैं। समझना जरा। अब अगर हम इस ग्रुप की बात करते हैं बच्चों, एक बैक्टीरिया की ही बात करते हैं। अब इस बैक्टीरिया के अंदर हम देखते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, या ऑल काइंड ऑफ यू कैन से बैक्टीरिया, या ऑल ऑर्गेनिज्म मीन्स ऑल ऑर्गेनिज्म, इस ग्रुप के बैक्टीरिया एक ग्रुप हम इसको मान लेते हैं। ठीक है ना। ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस ग्रुप हैव सम कॉमन ट्रेट एंड बायोकेमिकल पाथवे। मानते हो इस बात को कि अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उन सब के अंदर कुछ ना कुछ ट्रेट्स कॉमन हो सकती हैं और कुछ बायोकेमिकल पाथवे इसमें कॉमन हो सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बैक्टीरिया को किल करने के लिए कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, कि सपोज हमने यहां पर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया। ठीक है बच्चों, हमने किसका इस्तेमाल किया? इसके ऊपर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के ऊपर। सपोज हमारे पास यहां ए बैक्टीरिया है कोई, हमने इसके ऊपर एक एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर दिया, अमोक्सिलिन कर दिया इस्तेमाल। अमोक्सिलिन हमने इसके ऊपर इस ए को किल करने के लिए कर दिया। तो ये इस ऑर्गेनिज्म को तो किल कर ही रहा है, साथ के साथ इसके अलावा इस ग्रुप के जितने ऑर्गेनिज्म हैं उनको भी ये अफेक्ट और यू कैन से किल कर सकता है। इसका मतलब क्या है? जो अमोक्सिलिन है आल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस ग्रुप। तो ये बात याद रखनी है बच्चों आपने कि ये जो अमोक्सिलिन है ये इस ए बैक्टीरिया को तो किल कर रहा है, कि उसके अलावा इसके अंदर चाहे बी बैक्टीरिया हो, सी बैक्टीरिया हो, डी बैक्टीरिया हो, जितने भी बैक्टीरिया हैं
उनके ऊपर भी एमोक्सिलिन काम करेगी। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन ये जो एंटीबायोटिक है, ठीक है ना, ये दूसरा हमारे पास ग्रुप आ गया वायरसेस का। अगर हम इस एंटीबायोटिक को इसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं वायरस के, इट डू नॉट इफेक्ट अदर ग्रुप, इट डू नॉट वर्क। आगे बच्चों समझ में कि हम इस एंटीबायोटिक को अगर वायरसेस के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो इट डू नॉट वर्क। क्यों नहीं उसने वर्क किया, इसका एक कारण है कि बच्चों यहां पर जो एंटीबायोटिक है, ठीक है ना, एंटीबायोटिक क्या काम करता है कि ये एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल है, ठीक है, और अंदर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जब हमने इसके ऊपर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया है, ठीक है ना, तो इसने क्या किया, इस जब ये मल्टीप्लाई करेगा या ये रिप्रोड्यूस करेगा तो ये काम क्या करता है, एंटीबायोटिक्स प्रिवेंट सेल वॉल फॉर्मेशन। एंटीबायोटिक क्या काम करते हैं, दे प्रिवेंट सेल वॉल फॉर्मेशन। ये सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होने देते। क्या करते हैं एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक प्रिवेंट और इनहिबिट सेल वॉल फॉर्मेशन एंड हेंस किल द बैक्टीरिया। और जब उसकी सेल वॉल ब्रेक हो जाए तो बैक्टीरिया क्या मर जाएगा, हो जाएगा, वो किल हो जाएगा। बट viruses do not have any cell wall and they also not possessing similar biochemical pathway। आगे बच्चों उस बात समझ में, तो इसलिए जो एंटीबायोटिक हैं दे डू नॉट वर्क अगेंस्ट द अदर ग्रुप्स ऑफ द पैथोजन। सो एंड ऑल्सो यू कैन से एंड ऑल्सो cells of human beings, cells of human beings do not have cell wall. That's why human cells are unharmed. Okay, unharmed है unharmed by antibiotic. So we can say that so we can say that antibiotics can works well against bacterial disease, not against viral disease. ये बात आपने समझनी है बस यहाँ पे कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो कभी भी वायरल डिसीज में काम नहीं कर सकती। कारण आपको बता दिया गया है कि दोनों के ट्रेट्स में डिफरेंस है, ठीक है ना। फिर जो वायरसेस हैं उनके पास सेल वॉल नहीं है। क्यों? एंटीबायोटिक क्या काम करते हैं? दे यू कैन से डिजोल्व और यू कैन से इनहिबिट द सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन को रोकते हैं या उसको प्रिवेंट करते हैं, इनहिबिट करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है ना। और उससे क्या होगा, जब सेल वॉल ही टूट जाएगी तो बैक्टीरिया मर जाएगा। लेकिन हमें देख रहे हैं वायरस के अंदर तो कोई सेल वॉल नहीं है, ठीक है ना, और ह्यूमन बींग्स के पास भी कोई सेल वॉल नहीं होती।
तो इसलिए दोनों के दोनों को कोई इफेक्ट उसका नहीं पड़ता। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि अगर किसी पर्सन को एक वायरस डिसीज है और उसको साथ में एक बैक्टीरियल डिसीज भी हो गई है, तो अगर उसको एंटीबायोटिक खिलाया जाए तो सिर्फ वहाँ पर जो बैक्टीरियल डिसीज है वो ही क्योर होगी, ना कि वायरल डिसीज भी क्योर होगी। बस इतनी सी बात आपने समझनी है, ठीक है ना। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सेवरल यहाँ पर जो एंटीबायोटिक्स हैं जो आपने पढ़े हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं, और जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, कौन सा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, अमोक्सिलिन है, जो आपने पढ़े हैं। डिफरेंट यू कैन से एंटीबायोटिक्स, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स कौन कौन से हैं, जैसे मैंने बोला स्ट्रेप्टोमाइसिन है हमारे पास अवेलेबल, जो हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन। और बता सकता है कोई? नेक्स्ट है एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिलिन, अमोक्सिलिन। तो ये कुछ हमारे पास एंटीबायोटिक हैं। एक और है सिप्रोफ्लोक्सिन, सिप्रोफ्लोक्सिन। तो ये बहुत सारे बच्चे हमारे पास आज की डेट में कुछ एंटीबायोटिक्स हैं। अब जैसे मैं बात करता हूँ, जो एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन है और एरिथ्रोमाइसिन है, ये क्या करते हैं, दे इनहिबिट द राइबोसोम फंक्शन। ये दोनों क्या करते हैं, इनहिबिट राइबोसोम फंक्शन, कि ये बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम के फंक्शन को रोक देंगे, इनहिबिट कर देंगे। अमोक्सिलिन का आपको पता ही है, ठीक है ना। अमोक्सिलिन क्या काम करती है, ये इनहिबिट सेल वॉल फॉर्मेशन, कि सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होने देगी, तो इससे भी बैक्टीरिया मर जाएगा। जो सिप्रोफ्लोक्सिन है ये भी एक एंटीबायोटिक ही है। ये क्या करता है, इनहिबिट डीएनए रेप्लिकेशन, ये डीएनए को रेप्लिकेशन नहीं होने देता, इनहिबिट डीएनए रेप्लिकेशन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पहला तरीका उनको किल करने का कि उनकी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो उसके लिए क्या खिलाएंगे, अमोक्सिलिन खिला देंगे, ठीक है, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है उनके राइबोसोम के फंक्शन को खत्म कर दिया जाए, तो हम स्ट्रेप्टोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। फिर दूसरा है कि अगर उनके डीएनए को रेप्लिकेशन से रोक दिया जाए, तो सिप्रोफ्लोक्सिन खिला के हम उसको, इस बैक्टीरियल डिसीज को हम रोक सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है, हम बात करते हैं, एक प्रोटोजोआ भी होता है, कि प्रोटोजोआ को फिर कैसे हम रोकेंगे। ये तो हमने बात कर ली बैक्टीरियल की, कि बैक्टीरियल डिसीज को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रोटोजोआ है, आपको पता है क्या है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक इन्फेक्शियस एजेंट है विच कैन बी ट्रीटेड बाय, यू कैन से, डिफरेंट सेट ऑफ द ड्रग्स, दैट इज एंटी पैरासिटिक ड्रग्स। कि जो प्रोटोजोअन डिसीज हैं, प्रोटोजोअन्स डिसीज आर controlled or you can say cured by using anti parasitic ड्रग्स, कि जो पैरासाइट को मारे या किल करें, उन ड्रग्स को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। इस तरह फंगल diseases are cured by using antifungal drugs, by using antifungal, कि हम क्या करें, एंटी फंगल डिसीज उसका इस्तेमाल करें। इस तरह हमारे पास हैं वर्म्स डिसीज, वर्म diseases are cured by using वर्मिसाइड्स। मतलब ये क्या हो गए, दीज आर द केमिकल्स
विच किल दीज यू कैन से इंसेक्ट, सॉरी किल दीज यू कैन से फंगस, प्रोटोजोन एंड वर्म्स। ये ऐसे केमिकल हैं जिनको अगर आप फंगस, जो प्रोटोजोन को किल करते हैं उसको पैरासाइट, क्योंकि हमारे जो प्रोटोजोन्स होते हैं पैरासाइट होते हैं, होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। एंटी फंगल स्किन के ऊपर हमारे आ जाते हैं, स्किन के ऊपर, तो वहाँ पर इसको हम एंटी फंगल ड्रग्स का या केमिकल्स का इस्तेमाल करके हम उसको क्योर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इसलिए हम इनका कैटेगराइजेशन करते हैं। अब क्वेश्चन बहुत बनते हैं यहाँ पे, कि क्वेश्चन ये बनेगा आपसे कि वाई एंटीबायोटिक्स आर नॉट यूज्ड अगेंस्ट वायरल डिसीज, या वाई वायरल डिसीज आर नॉट यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरियल डिसीज। इस तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, तो आपको इस तरह से यहाँ से इसको समझ के इनके जवाब देने हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ द डिसीज, कि अब जरा ये पढ़ लेते हैं कि हमारे पास जो डिसीज हैं वो कैसे स्प्रेड होती हैं। हमने ये तो देख लिया कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम इनको कैटेगराइज क्यों करते हैं। अब ये भी पढ़ लें कि क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो आज हम यहाँ पे सीख लेंगे बच्चों कि किस तरह से हम बीमारियों से बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जब पता लग जाएगा कि ये स्प्रेड कैसे होती हैं, तो अब हम फिर इसको बीमारी से बहुत ज़्यादा बच सकते हैं। अब जैसे कोरोना वायरस देश में बहुत फैला हुआ है, हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं। प्रिकॉशंस लेने का मतलब क्या हुआ कि हमें उस वायरस के बारे में पता है कि वो स्प्रेड कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है ना, हमें पता है कि अगर हम बाहर जाएंगे और कोविड पेशेंट अगर वहाँ से गुजरा होगा और उसने किसी आर्टिकल को छुआ होगा, तो मे भी चांस है कि हम उसको आर्टिकल को टच कर लें और वो वायरस हमारे पास आ जाए और हम भी कोरोना वायरस से पीड़ित हो जाएं, तो वहाँ पर ये चांस रहता है। तो इसलिए आज हमारा एक नया टॉपिक है मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिसीजेस, कि कौन कौन से मीन्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू जो डिसीज हैं उनका स्प्रेड और वो उनका यू कैन से फैलाव एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकता है। और याद रखना बच्चों कि जिनका स्प्रेड होता है या जो डिसीज फैलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल बोलते हैं उनको। सिर्फ यही डिसीज होंगी जो एक डिसीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो सकती है, ट्रांसमिशन हो सकती हैं। दैट मीन्स इन्फेक्शियस डिसीज विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम अनहेल्दी और डिसीज्ड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। उन्हीं के मीन्स हमने पढ़ने हैं, उन्हीं के मीन्स होते हैं, क्योंकि जो नॉन इन्फेक्शियस हैं उनका वो ट्रांसमिट ही नहीं होती, तो इसलिए उनका मीन्स हम नहीं पढ़ेंगे, ना ही उनके मीन्स होते हैं, क्योंकि वो ट्रैवल ही नहीं करती, उनका ट्रांसमिशन है ही नहीं। तो डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज आर different means of spread of disease are। दो तरीके हो सकते हैं बच्चों हमारे पास। पहला तरीका है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, दूसरा तरीका है हमारे पास इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डायरेक्ट ट्रांसमिशन ही पढ़ लेते हैं कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे होगा। ध्यान से देखिए जरा, डायरेक्ट का मतलब है कि विदाउट एनी इंटरमीडिएट एजेंट। ठीक है ना, डायरेक्ट होता है, वहाँ पर कोई बीच में इंटरमीडिएट एजेंट अवेलेबल नहीं है। ठीक है बच्चों, द डिसीज काजिंग एजेंट पैथोजन आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। ठीक है ना, विदाउट एनी इंटरमीडिएट एजेंट, उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट ट्रांसमिशन कहते हैं। यू कैन राइट डाउन द डेफिनेशन, द डिसीज काजिंग एजेंट
द डिसीज causing agents are transmitted from infected person to healthy person without any intermediate agent, विदाउट एन इंटरमीडिएट एजेंट, ठीक है ना, इन फॉलोइंग वेज, इन फॉलोइंग वेज। तो उसके हम फॉलोइंग वेज आज स्टडी करेंगे। इसका पहला वेज है हमारे पास कि हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाए किसी पर्सन के, ठीक है ना, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, कि जिसको डिसीज है हम डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में आ जाएं, ठीक है ना। अब जो डायरेक्ट ट्रांसफर होने वाली डिसीज हैं, चाहे डिसीज लाइक हमारे पास चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, रिंग वॉर्म है, द डिसीज इज लाइक चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ठीक है बच्चों, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, कि इनके कंटेक्ट, इन पर्सन के कंटेक्ट में अगर हम जैसे रिंग वॉर्म है, दांत खाज खुजली जिसको हम कहते हैं, रिंग वॉर्म एटसेट्रा, ये क्या है, अगर इन पर्सन्स के डायरेक्ट कंटेक्ट में हम आ जाएं तो ये डिसीज हमें ट्रांसफर हो सकती हैं। सो सच डिसीज आर आल्सो कॉल्ड, सच डिसीजेज आर आल्सो कॉल्ड कॉन्टाजियस डिसीज। ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं इनको, कॉन्टाजियस डिसीज, ठीक है बच्चों। यह हो गया हमारे पास कि किस तरह से हम अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन में, चिकन पॉक्स किसी को है या स्मॉल पॉक्स किसी को है, रिंग वॉर्म, दांत खाज खुजली किसी को है, हम डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में आ गए हैं क्योंकि बीच में इंटरमीडिएट नहीं है अब, तो वो डिसीज हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो सकती है। दूसरा तरीका है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। दूसरा डायरेक्ट ट्रांसमिशन का है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, कि एक इन्फेक्टेड पर्सन है, इट इज सफर्ड फ्रॉम द डिसीज लाइक सिफिलिस उसको है, गोनोरोइया ये डिसीज उसको है, और एड्स है, ठीक है बच्चों, क्या है, एड्स है सपोज किसी पर्सन को। यहां पर जो सिफिलिस और गोनोरोइया है ये दोनों बैक्टीरियल डिसीज हैं, कैसे हैं, बैक्टीरियल डिसीज हैं, और ये कैसी है, एक वायरल डिसीज है, ये वायरस से होती है। तो ये डिसीज अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में, सेक्सुअल कांटेक्ट अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कोई बनाता है तो ये इस सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ये डिसीज यू कैन से अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें पता है कि सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने से पहले ये सोचना होगा कि जिसके साथ कांटेक्ट बनाया जा रहा है, फिजिकली कांटेक्ट बनाया जा रहा है, उसको इनमें से कोई डिसीज ना हो, ठीक है। इसलिए मल्टीपल पार्टनर को अवॉइड किया जाता है, ठीक है ना, सिंगल पार्टनर के साथ ही सेक्सुअल कांटेक्ट बनाए जाते हैं। तो इसलिए बच्चों इस चीज़ को समझना है कि सिफिलिस, गोनोरोइया और जो एड्स हैं ये ऐसी डिसीज है जो सेक्सुअल कांटेक्ट और फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के साथ ही ये फैलती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है कांटेक्ट विद सोइल। कांटेक्ट विद सोइल, आप सब भी जानते हैं कि जो सोइल है इट इज फुल ऑफ मैनी बैक्टीरिया, इसमें बहुत सारे पैथोजन अवेलेबल हैं। तो यहां पर क्या होगा, मैनी पैथोजन, बहुत सारे पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। पैथोजन एंटर्स द
बॉडी कब एंटर करेंगे? अगर हमें कोई इंजरी हो जाए, ठीक है ना। फ्रॉम द सोइल थ्रू इंजरी। अगर हमें कोई इंजरी हो जाती है तो उस दौरान ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। जैसे टेटनस है, टेटनस कब होगी? जब हमारे पास टेटानी जो बैक्टीरिया है, ठीक है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाए। क्लियर है। नेक्स्ट है एनिमल बाइट्स, चौथा तरीका स्प्रेड होने का। एनिमल बाइट, कि किसी कोई हमारे पास रैबिड एनिमल है, रैबिड एनिमल है मीन्स यू कैन से, जैसे रेबिस है। रेबिस जो है एक ऐसी डिसीज है, रेबिस वायरस है। रेबिस वायरस काज करता है रेबिस, ठीक है ना, जिसका कहते हैं ना हड़क उभर जाना, किसी को भी काट लेता है। तो ये डॉग्स में भी हो जाती है, कई बार मंकीज में भी हो जाती है। तो यहाँ पर जो रेबिस वायरस है, इट कैन बी यू कैन से इंजेक्टेड इन द ह्यूमन बॉडी। रेबिस वायरस कैन बी इंजेक्टेड इन ह्यूमन बॉडी बाय, और यू कैन से थ्रू द बाइट ऑफ, रैबिड डॉग और मंकी। किसी को कुत्ता काट लेता है जिसको रेबिस हो रखी है, या कोई डॉग हो जिसको रेबिस हो, अगर वो किसी ह्यूमन बींग्स को काट ले तो उसका जो वायरस है अभी ह्यूमन बींग्स में एंटर कर सकता है। क्लियर। अब जरा बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक और तरीका है कि कुछ जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जा सकते हैं, जिसको मतलब ट्रांसप्लेसेंटेशन। पांचवा, ट्रांसप्लेसेंटा ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है कि अगर मदर डिसीज है तो उसके बच्चे में प्लेसेंटा के थ्रू डिसीज जा सकती है। जैसे इसमें एड्स है, एड्स एंड जर्मन मीजल्स। एड्स एंड जर्मन मीजल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू fetus थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू ये मदर से बच्चे में जा सकती है। अब आपको अगर प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा बेटे एक कनेक्शन है इन बिटवीन मदर एंड द फीटस। कि अगर हम बात करते हैं कि ये मदर का वोम्ब है और यहाँ पर ये जो चीज़ है इस तरह से, ये प्लेसेंटा होता है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये फीटस ऐसे अटैच होता है मदर के साथ, ठीक है ना, जिसके थ्रू बच्चे को क्या जा रही है, ऑक्सीजन जाती है, न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, ठीक है ना, ये बच्चे की तरफ जाते हैं और बच्चे से क्या आता है, CO2 आती है और टॉक्सिक सब्सटेंस आते हैं मदर ब्लड में। मीन्स यहाँ पर एक्सचेंज होता है। तो इस तरह से बच्चा की ग्रोथ होती है, न्यूट्रिएंट्स मदर से जाएंगे, ऑक्सीजन मदर से जाएगी, लेकिन बच्चे में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो और जो टॉक्सिस है वो मदर के ब्लड में आएंगे। तो इस तरह से इस प्लेसेंटा के थ्रू यहाँ से डिसीज भी क्रॉस हो सकती है अगर मदर को कोई डिसीज होती है, ठीक है। दिस इज अबाउट द डायरेक्ट ट्रांसमिशन। अब जरा बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की, जो हमारे पास सेकेंड मीन्स ऑफ स्प्रेड है। अब जरा बात कर लेते हैं, दूसरा है हमारे पास इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो इन्फेक्शियस एजेंट है
इट इज कैरिड थ्रू द इंटरमीडिएट एजेंट्स. इन दिस ट्रांसमिशन द पैथोजन is carried by a intermediate agent. कि बीच में एक इंटरमीडिएट एजेंट होगा, इसके थ्रू ये ट्रांसमिशन होगा एक पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिसीज का. इसमें सबसे पहला पढ़ते हैं यहां पर वेक्टर. क्या पढ़ेंगे? वेक्टर. वेक्टर क्या है कि ये एक पैथोजन को, ठीक है ना, एक पैथोजन को मींस डिसीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में लेके जा सकते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ? जो वेक्टर्स हैं दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू, ये ऐसे वेक्टर्स हैं दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म which you can say spread और spread pathogen through नहीं, spread pathogen from infected person to healthy person. तो ये वेक्टर क्या हो गए? ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो डिसीज्ड पर्सन से उस पैथोजन को हेल्दी पर्सन तक लेके जा सकते हैं. इसका यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये ऐसे कैरियर हैं जो किसी भी डिसीज को कैरी कर सकते हैं. अब यहाँ पर इनका हम डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म तो इनमें वेक्टर्स में ऐसे हो सकते हैं कि जो ये पैथोजन कैरी करते हैं उनकी लाइफ साइकिल इनकी बॉडी में कंप्लीट होती है, कि कुछ पार्ट उनका इनकी बॉडी में कंप्लीट होता है. सम वेक्टर्स आर दोज in which pathogen life cycle completes और some part occurs, कि इन पैथोजन के अंदर, इनकी बॉडी के अंदर some vectors are those in which pathogen life cycle completes, ठीक है ना, और some part occurs in their body, उनकी बॉडी के अंदर उनका कुछ पार्ट रहता है. लेकिन कुछ वेक्टर्स ऐसे थे, some vectors do not you can say carry the pathogen inside their body, but they carry them on body surface, like हाउस फ्लाइज. क्या बोलते हैं उनको? हाउस फ्लाइज बोल सकते हैं. एंड दीज आर कॉल्ड कैरियर्स. इनको हम कैरियर बोलेंगे, फिर वेक्टर्स नहीं बोलेंगे, इनको हम कैरियर्स बोलेंगे. आते हैं वेक्टर्स में ही, लेकिन इनको हम अलग से कैटेगरी बना देंगे कि दीज आर द कैरियर्स. ठीक है ना. जो कैरियर्स होते हैं वो क्या क्या किस तरह के जो पैथोजन है उनको लेके जाते हैं. कैरियर्स हैं, कॉलेरा है, कैरियर्स कैरी पैथोजन ऑफ डिसीज. कौन सी डिसीज है? जैसे कॉलरा है, CHOLERA, कॉलरा. ये डिसीज है जो कैरियर्स में जो मक्खियां हैं या जो हाउस फ्लाइज हैं वो इसके पैथोजन को कैरी करती हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू. इस तरह डिजेंट्री है,
डायरिया है, ठीक है बच्चों, समझ आ रही है। और दूसरा है हमारे पास टाइफॉइड है, ठीक है ना, टाइफॉइड। तो ये जो डिसीज हैं इनके जो पैथोजन हैं दे आर कैरिड बाय यू कैन से हाउस फ्लाइज, कि जो हाउस फ्लाइज हैं जो इनको अपनी बॉडी में एंटर नहीं करती पैथोजन को, वो सिर्फ क्या करती हैं, इनको अपनी बॉडी के साथ कैरी करते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो अदर हैं, जैसे फीमेल मॉस्किटो, जो अपनी बॉडी में उनको रख सकते हैं और उनकी लाइफ साइकिल थोड़ी सी उसमें चलती है, ठीक है ना। अदर वेक्टर्स, अदर वेक्टर लाइक मॉस्किटो। अब मॉस्किटो थोड़ा डिफरेंट है हाउस फ्लाई से, क्यों? क्योंकि ये क्या करता है कि जैसे मलेरिया का पैरासाइट है, ये क्या करता है जब शक करता है तो मलेरिया पैरासाइट इसके अंदर डेवलपमेंट होती है, इसकी कुछ उसका प्लाज्मोडियम का कुछ जो डेवलपमेंट है वो मॉस्किटो के स्टमक के अंदर होता है एंड गेट स्टोर्ड इन द यू कैन से सलेवरी ग्लैंड ऑफ द मॉस्किटो। और जब ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से कट करता है तो इसकी बॉडी में वहां पर उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, और फिर जब ये हेल्दी पर्सन को कट करेगा मॉस्किटो तो वो जो इसकी सलाइवा है वो वहां पर ब्लड के अंदर छूट जाता है और वहां पर प्लाज्मोडियम ग्रो करता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो मलेरिया है इट इज ट्रांसफर्ड थ्रू द मॉस्किटोज। लेकिन सारे मॉस्किटो मलेरिया नहीं फैलाएंगे, वो कुछ एक मॉस्किटोज होते हैं, वो डिफरेंट काइंड के मॉस्किटो है विच यू कैन से कैरीज द डिफरेंट काइंड ऑफ द डिसीज। यहाँ पर जैसे हमारे पास एग्जाम्पल आता है, बहुत बढ़िया वेक्टर है, वेक्टर ऑफ मैनी डिसीज, ठीक है ना। मॉस्किटोज आर कॉमनेस्ट वेक्टर ऑफ मैनी डिसीज, ठीक है ना। जैसे आप सबसे पहले लेते हैं, जैसे मैंने मलेरिया की बात की है कि मलेरिया क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, सॉरी मलेरिया एक ऐसा प्लाज्मोडियम है विच कैरीज बाय द यू कैन से दिस मॉस्किटो, ठीक है ना। उसमें आ जाएगा हमारे पास प्रोफाइलस, क्या बोलते हैं उसको, प्रोफाइल्स, सॉरी एनोफ्लीज, एनोफ्लीज मॉस्किटो जिसको हम बोलते हैं, एनोफ्लीज मच्छर जिसको हम बोलते हैं, फीमेल एनोफ्लीज मच्छर विच काज मलेरिया, ठीक है ना। इस तरह हम पढ़ते हैं क्यूलेक्स, नाम सुना होगा तुमने, क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये जो क्यूलेक्स मॉस्किटो है बच्चों, ये क्या करता है, फिलेरियल वॉर्म को कैरी करता है, फिलेरियल वॉर्म विच काज फिलेरियसिस। क्या काज करता है, जो फिलेरियसिस काज करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एडीज मच्छर, एडीज मॉस्किटो। जो एडीज है वो क्या काम करता है, जैसे डेंगी आपने सुना है, डेंगी, तो डेंगी फिर डेंगी का जो उसको काज करता है, उसको कैरी करता है, डेंगी के वायरस को ये कैरी करता है, मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में उसको फैला देता है। तो दीज आर द यू कैन से वेक्टर्स विच कैरी द यू कैन से पैथोजन फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन, उसको इनको हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, सेकंड। दूसरा है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। देखो बच्चों, कंटामिनेशन का मतलब होता है कि अगर हमारे ड्रिंकिंग वाटर के अंदर कोई यू कैन से पैथोजन एंटर कर जाए या कोई भी बैक्टीरिया एंटर कर जाए, अब मीन्स वो डायरेक्ट भी हो सकता है, वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे इसमें हम बात करते हैं कॉलरा की, हम बात करते हैं डायरिया की, हम बात करते हैं हेपेटाइटिस की, एस्कैरियोसिस की, ठीक है ना। दीज कंटेन यू कैन से कम्स फ्रॉम द मिक्सिंग ऑफ द एक्सक्रीटा, कि अब जो हम बात कर रहे हैं कि द डिसीज
लाइक, अब मैंने बात की कॉलरा की और हेपेटाइटिस की, हेपेटाइटिस बी की, ठीक है ना। और हमारे पास डिसीज है यहाँ पे, जैसे डायरिया है, एस्कैरियासिस है, डायरिया, एस्कैरियासिस। अब ये जो डिसीज है बच्चों ध्यान रखना, ये कब होंगी? जब हमारा वाटर कंटामिनेट हो जाएगा। मीन्स कंटामिनेशन कम्स फ्रॉम, कंटामिनेशन कम्स फ्रॉम मिक्सिंग अप, मिक्सिंग अप ऑफ एक्सक्रीटा फ्रॉम infected person with ड्रिंकिंग वाटर, कि हमारे ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिक्सिंग अप हो जाए। अब वो तरीका क्या हो सकता है कि वो डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है, ठीक है ना। एंड फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे होगा? फ्लाइज के थ्रू, मीन्स हाउस फ्लाइज। कि अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है, सपोज उसने क्या किया, उसने एक्सक्रीटा किसी खुले में शौच कर दिया उसने, तो वहां पर जो मक्खियां हैं वो उसके एक्सक्रीटा के ऊपर बैठेंगी, तो वहां से जो बैक्टीरिया होंगे उस डिसीज के, वो हमारे फूड अगर खुला पड़ा हुआ है हमारे फूड पे आके बैठ गई, और फूड पे आके बैठ जाए तो बैक्टीरिया हमारे फूड पे आ जाएंगे, तो हमारा फूड कैसा हो जाएगा? अब कंटामिनेटेड होता है। इसलिए हम कहते हैं कि अपने फूड को हमें ढक के रखना चाहिए, वी हैव टू कवर आवर फूड। एंड और दूसरा ये भी कहते हैं कि हमें गर्मा गर्म खाना खाना चाहिए, कभी अपने खाने को या अपने जो वाटर है उसको कभी भी खुले में ना छोड़ें। वो इसलिए तो कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कंटामिनेटेड हो सकता है वाटर, क्योंकि उसमें हम ये देख सकते हैं कि जो फ्लाइज होती हैं वो उसमें अपने एग ले कर सकती हैं, या जो एक्सक्रीटा उनकी बॉडी पे चिपका हुआ है वो उस वाटर के अंदर या फूड के अंदर एंटर कर सकता है। तो इन दिस वे जो कंटामिनेटेड फूड हमें इस तरह की डिफरेंट डिसीज हो सकती है। हेपेटाइटिस बच्चों ये एक लीवर के इन्फेक्शन की डिसीज है, और मोस्टली चांस हेपेटाइटिस के ही रहते हैं कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर लेने की वजह से। क्लियर? अब बात कर लेते हैं एयर ट्रांसमिटेड डिसीज की। तीसरा पार्ट है इसका एयर ट्रांस, यू कैन से, तीसरा पार्ट है एयर ट्रांसमिटेड डिसीजेस, कि जो एयर के थ्रू ट्रांसफर होती हैं डिसीज, ठीक है ना। जैसे आपने नाम सुना भी होगा, कॉमन कोल्ड आपके पास, ठीक है ना। पहली बात तो ये जो डिसीज हैं दे ट्रांसमिट थ्रू एयर, कि हवा के थ्रू फैलेंगी, ठीक है ना। एयर, डस्ट, ठीक है ना, डस्ट के थ्रू फैल सकती हैं, और यू कैन से ड्रॉपलेट्स के थ्रू। ड्रॉपलेट होती है जब हम इन्फेक्टेड पर्सन को देखते हैं, जब वो स्नीजिंग करता है, कफिंग करता है, ठीक है ना, तो उस दौरान उसके जो कुछ, या स्पिटिंग करता है उसके दौरान उसके कुछ ड्रॉपलेट्स हवा में आ जाते हैं। ड्रॉपलेट्स क्या हैं? इन्फेक्टेड पर्सन जब स्नीजिंग करता है, कफिंग करता है, ठीक है ना, कफिंग करता है और स्पिटिंग करता है, तो उस दौरान ड्रॉपलेट्स बनती है, मीन्स वो एयर के थ्रू वहां पर वायरस आ जाता है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे, बहुत बड़ी एग्जांपल है, जैसे कॉमन कोल्ड। अब कॉमन कोल्ड अगर किसी को आपकी क्लास में है, अगर वो छींक मार दे, ठीक है ना, या स्पिटिंग कर दे, थूक दे कहीं पे आसपास, तो अब वो एयर के थ्रू वो हमारे तक भी पहुंच सकता है। अब ये डिपेंड करता है
कि हमारी बॉडी उसके खिलाफ कैसे रिस्पॉन्ड करती है। अगर हम अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, अच्छे से खाना लेते हैं, हेल्दी खाना, तो हमारा इम्यूनिटी लेवल ज़्यादा होगा, और इम्यूनिटी लेवल बढ़िया होगा तो हमें कॉमन कोल्ड नहीं हो सकता। अगर हमारा इम्यूनिटी स्लो है, हम अच्छा खाना नहीं खाते, पुअर है हमारी इम्यूनिटी, तो कॉमन कोल्ड क्या होगा, ये वायरस हम इसके कॉन्टैक्ट में आएंगे और एकदम से हमें भी जुकाम हो जाता है। इस तरह न्यूमोनिया है, न्यूमोनिया भी क्या है, ये भी, क्योंकि जब न्यूमोनिया किसी को होगा तो खांसी करेगा, खांसी करने से क्या होगा, वो जो वायरस है, जो बैक्टीरियल जो है न्यूमोनिया काजिंग बैक्टीरिया, वो एयर के थ्रू आ जाएगा और वो एयर के थ्रू फैलना स्टार्ट। इस तरह ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये लोग भी स्पिटिंग करते हैं ज़्यादा, तो स्पिटिंग के दौरान ये एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा, या कफिंग करते हैं तो ये डिसीज के चांसेस एयर के थ्रू फैलने के ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और लास्ट आता है फोमिट बाइट, क्या बोलते हैं, फोमाइट बोर्न, फोमाइट बोर्न लास्ट है। फोमाइट बोर्न का मतलब होता है आर्टिकल, यू कैन से विच कम इन कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। क्या है, द आर्टिकल्स विच comes in contact with infected person। जैसे इन्फेक्टेड पर्सन के साथ वो कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है ना, आर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, आर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाएंगे। जैसे इसमें आ जाएगा डोर हैंडल्स, दरवाजा खोलते हैं ना, इसलिए बोलते हैं कि जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस पे जाएं तो हाथ से दरवाजा ना खोलें, अपनी बाजू से खोलें या किसी आर्टिकल से खोलें, ताकि कोरोना आपके घर ना आ जाए, ठीक है ना। इस तरह हैंडल्स होते हैं, डोर हैंडल्स हो गए, डोर्स हैंडल्स हो गए, विंडो हैंडल्स हो गए, ठीक है बच्चों। और गारमेंट्स हो गए, टैप्स हो गई, गारमेंट्स, टैप्स होगी, जो पब्लिक प्लेस की टैप्स होंगी, वो करेंसी है जो हम पैसा इस्तेमाल करते हैं, करेंसी भी एक इन्फेक्शंस का सोर्स बन सकती है हमारे लिए। यूटेंसिल्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, ठीक है ना, क्रॉकरी है। तो इस तरह से बच्चे जो भी इन्फेक्टेड पर्सन के आर्टिकल्स हैं जो उसने इस्तेमाल किए हैं, अगर हम उनको एक हेल्दी पर्सन टच करेगा या इस्तेमाल करेगा या उसमें खाना खाएगा, तो चांसेस क्या होंगे कि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के चांसेस वहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो इन दिस वे बच्चे टुडे वी हैव लर्न अबाउट द, यू कैन से, डिफरेंट मीन्स ऑफ द स्प्रेड ऑफ द डिसीज। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में हम बच्चों स्टडी करेंगे कि हमारे पास जो हम डिसीज हो जाती है तो उसके ट्रीटमेंट करने के तरीके क्या रहेंगे। ठीक है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर रहेगा बच्चों। अगला भी, जैसे आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग था, अगला भी इससे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।